Hello guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का क्लास का जो मैटर होगा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। लास्ट दो वीडियो में भी हमने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में समझाए थे, उसमें एक कैलकुलेशन भी आप लोगों को बोले थे करने के लिए। बेसिकली आई ट्राई टू हाईलाइट द लास्ट क्लास मैटर जो लास्ट क्लास में हमने किया था। द लास्ट क्लास वाज ऑल अबाउट द underwriting the shares which is considered to be a gross liability, आफ्टर विच हम लोग ये देखते हैं कि उसमें से कितना शेयर वो लोग मार्केट में बेच पाते हैं। उस बेचने का जो कैटेगरी होता है तीन कैटेगरी होता है। उसमें फर्म लायबिलिटी कुछ होता है, अगर इफ़ इट इज़ बीन इंक्लूडेड, जितना भी सेल किया मार्केट में उसमें अगर फर्म लायबिलिटी इंक्लूड होता है तो उसको अलग से कैटेगराइज करना पड़ता है। उस और बाकी जो शेयर बचता है जो मार्केट में बेचा है उसमें से एक पार्ट होता है मार्क्ड एप्लीकेशन और एक पार्ट होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे कि इन केस व्हेन द अंडरराइटर इज नॉट गिवन द क्रेडिट for firm liability, then firm liability will be considered as unmarked application, will be added with the unmarked application and will be distributed among all the underwriters in the gross liability ratio. So ये तब होता है जब credit is not been given to the underwriter for firm liability. आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर क्रेडिट दिया जाएगा, फर्म लायबिलिटी का क्रेडिट दिया जाएगा अंडरराइटर को, तब जाके कैसे हम लोग उसको डील करते हैं। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू ऑन छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। या एवरी सम शुरू करने के पहले हम लोग को एक एज ए होल कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन इज मस्ट अनलेस एंड अनटिल यू डू दैट कैलकुलेशन प्रॉपरली, आप लोग जाके सम में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज एज ए होल आई टोल्ड यू दैट इज द मेन पैरामीटर, दैट इज द पैरामीटर ऑफ द चैप्टर कि इफ़ यू गेट टू नो दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन विच आई हैव शोन इन द वेरी फर्स्ट क्लास, सो वही कैलकुलेशन हर सम में आप लोग को इनिशियली करके रखना पड़ेगा एंड देन अल्टीमेटली आंसर के साथ वो टैली करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन क्या होता है, सोचो अगर किसी हम लोग अगर एक ही अंडरराइटर का पकड़ते हैं एग्जांपल, इफ देयर इज वन अंडरराइटर एंड ही इज बीन गिवन 1 लाख शेयर्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, इन दैट केस अगर उसने 1 लाख में से अगर उसने 80,000 मार्केट में बेच पाया और उस 80,000 में 3 कैटेगरी ऑफ शेयर्स इंक्लूडेड है, फर्म लायबिलिटी इंक्लूडेड है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड है और मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। तो सिंपल बात है, इस 80,000 कंसिस्ट ऑफ फर्म लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो रिमेनिंग जो 20,000 वो मार्केट में बेच नहीं पाया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेट लायबिलिटी टू द अंडरराइटर्स। ये एक कैटेगरी का है। दूसरा और एक कैटेगरी देता है कि 80,000 जो मार्केट में सेल कर पाए उसमें फर्म लायबिलिटी इंक्लूडेड नहीं है। सोचो 10,000 और फर्म लायबिलिटी है, तो कुल मिला के मार्केट में वो बेच पाया कितना, 80,000 प्लस 10,000, मतलब कंपनी के लिए सेल आउट कितना हो गया, 80,000 और 10,000 फर्म लायबिलिटी। बिकॉज एज वी नो दैट फर्म लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास पहले ही पैसा दे देना पड़ता है अंडरराइटर को। तो देन इन दैट केस फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी कितना सेल आउट किया मार्केट में, 80,000 प्लस 10,000 फर्म लायबिलिटी, 90,000 कुल मिला के सेल कर पाए, तो बाकी जो 10,000 रहेगा वो नेट लायबिलिटी होगा। तब जाके उस 80,000 जो अलग से दिया हुआ है उसमें 2 कैटेगरी आएगा, एक मार्क्ड एप्लीकेशन आएगा, एक अनमार्क्ड एप्लीकेशन आएगा। यही चीज़ आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियली बिफोर स्टार्टिंग द सम, अनलेस एंड अनटिल यू डू इट परफेक्टली या विथ परफेक्शन। सो आप लोग आगे जाके पूरा सम को चॉकआउट नहीं कर सकोगे, या चॉकआउट करने से एक याद करना जैसे हो जाएगा, विल नॉट बी दैट प्रैक्टिकली करने के लिए आपको ये इनिशियली ये कैलकुलेशन आपको जारी रखना पड़ेगा। तो आज का जो मैटर होगा, आज का मैटर एक बार और बता दें, क्रेडिट विल बी गिवन टू द अंडरराइटर। और अगर क्रेडिट दिया जाता है तो तब जाके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो उसको दिखाने के लिए हमको कॉपी में जाना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आई हैव टू शो यू एक सम हम आज दिखाएंगे जिसमें क्रेडिट विल नॉट बी गिवन टू द अंडरराइटर। और ये दिखाने के लिए एज यू ऑल नो कि हम लोग तो इधर बोर्ड नहीं है, सो इसलिए हैव टू शो ऑल दिस सॉल्यूशंस, ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द क्लैरिफिकेशंस एंड ऑल द कंसेप्ट बिहाइंड दोज टाइप ऑफ थिंग्स वेयर क्रेडिट इज बीन गिवन टू द अंडरराइटर इन द कॉपी। सो कॉपी में दिखाना होगा। चलो चलते देखने के लिए। सो टुडेज फर्स्ट सम नंबर 11 फ्रॉम पेज नंबर 31 इन from my material, sum number 11 जिसमें दिया हुआ है 80,000 shares has been underwritten by there are 3 underwriter, Mr. A, Mrs. B and company and Mrs. C corporation। मतलब ये 3 अंडरराइटर है। ये लोग कुल मिला के 80,000 शेयर्स अंडरराइट किया, 48, 20 और 12 ये रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो में बांटना नहीं होगा, ऑलरेडी इज बिन गिवन एलोकेटेड करके दिया हुआ है कि कितना जन ने अंडरराइट किया है शेयर्स। उसमें से दिया हुआ है कि फर्म लायबिलिटी अलग से दिया हुआ है, तीनों का अलग अलग फर्म लायबिलिटी दिया हुआ है। ये कुल मिला के हो रहा है आपका 16,800 इज़ द फर्म लायबिलिटी
और टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म लायबिलिटी, मैंने अभी अभी आप लोगों को जो एग्जांपल दिया था, आप लोग मेरा स्पीच को, लेक्चर को बार बार सुनोगे एक बार तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि काफ़ी बार ये जो मार्केट में बिकता है जो शेयर्स, उस पर इंक्लूड होता है फर्म लायबिलिटी, काफ़ी बार उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इट विल द इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द सम, जैसे ये सम में प्रोवाइड किया गया कि जितना भी मार्केट में सेल कर पाया, दैट डज नॉट इंक्लूड्स फर्म लायबिलिटी, फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं करते, बट दैट इंक्लूड्स अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड इट्स बीन 40,000। तो आउट ऑफ 80,000 मार्केट में सेल हुआ कितना, 40,000 एज वेल एज द फर्म लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी के हम लोग पहले डिस्कस कर लिया था कि ये फर्म लायबिलिटी के चलते अंडर राइटर को पैसा दे के इसको कंपनी से खरीदना पड़ता है। तो 16,800 इधर जो है प्लस 40,000 जो मार्केट में बेच पाया, मतलब 56,800 इज बीन सोल्ड आउट इन द मार्केट, और कंपनी को इसका पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। तो 80,000 में से 56,800 निकाल देंगे तो आएगा आपका 23,200 दैट विल बी द नेट लायबिलिटी वी कैन से फॉर ऑल द अंडरराइटर्स एज ए होल। हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, बट बिफोर दैट हमने पहले ही बताया था कि हम लोग को पहले ये कैलकुलेशन कर लेना पड़ता है कि क्या है ये कैलकुलेशन, उसके बाद ही हम लोग कर सकेंगे। और इसके बाद दिया हुआ है मार्क्ड एप्लीकेशन भी अलग से दिया हुआ है। तो इस 40,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन है आपका 22,000, तो क्वाइट ऑब्वियस 40,000 में से अगर 22,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है तो रिमेनिंग 18,000 विल बी द अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो ये सब क्लैरिफिकेशन ना आप लोगों को सम के पहले एक बार कर लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। द वे आई एम टेलिंग आस्किंग यू टू थिंक अबाउट द सम, जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर वे, जिससे आप लोग क्या कर सकोगे, सम को पूरा खोल सकते हो कि हाँ क्या है। नहीं तो क्या होगा ना, एक स्टीरियोटाइप सॉल्यूशन हो जाएगा। वो स्टीरियोटाइप सॉल्यूशन करने से इस लेवल पे 5th सेमेस्टर में बीकॉम में आप लोग नहीं कर सकोगे, बिकॉज वैरायटी ऑफ सम्स आर देयर। इट्स नॉट पॉसिबल दैट कि हर एक वैरायटी को हम करा पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, और तब एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस पैरामीटर, इस उपाय से सम को सोच सकते हो। और ऊपर से लास्ट लाइन में दिया हुआ है, last line which is important, the credit for the firm liability is been given to the underwriter, is been given, the credit to be given for the firm liability, मतलब firm liability का क्रेडिट अंडरराइटर को दिया जाता है। यही पार्ट में हम लोग ऑपोजिट वाला पार्ट हम लोग लास्ट क्लास में किया था, जहाँ पर क्रेडिट वाज नॉट बीन गिवन टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर। सो ये सम है, ये सम को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हुए जब क्रेडिट इज बीन गिवन टू द अंडरराइटर फॉर फर्म लायबिलिटी। सो लेट मी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व किया मैंने और उसका जो कंसेप्ट है, क्लैरिफिकेशन है, एक बार दिखाते हैं। ऊपर में पहले से लिख के रख दिया मैंने, बेनिफिट ऑफ फर्म लायबिलिटी गिवन टू द अंडरराइटर। दिस इज अ सेकंड केस फॉर फर्म लायबिलिटी। फर्म लायबिलिटी का दो ही केस होता है, एक बेनिफिट नॉट गिवन, एक बेनिफिट गिवन। इसमें दिस इज बेनिफिट गिवन। उसमें हम लोग क्या लिखा, पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिख दिया। मैंने अभी अभी बताया था कि अलग अलग करके दिया हुआ है, इसीलिए कोई आप लोगों को रेशियो से एलोकेट करना नहीं हुआ। तो रेशियो क्या हुआ, 12:5:3। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 12:5:3 होगा, 4,000 से अगर कैटेगरी करेगा। उसके बाद लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, हमने एक कैलकुलेशन कर लिया था, पहले ही माइंड कैलकुलेशन कर लिया था। आई विल शो यू द वे आई हैव कैलकुलेटेड। हमने कॉपी में लिख के किया ये कैलकुलेशन, तो आप लोगों के लिए और क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक बार खुद से भी कॉपी कर लोगे ये वर्किंग जो हम दिखाएगा अभी। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस थिंग। 80,000 टोटल, आई मीन ग्रॉ ये था, अंडर शेयर्स 18,000 में से मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों अलग अलग है। 3 कैटेगरी है, मार्क्ड अनमार्क्ड। मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड इस 40,000। इस 40,000 में मार्क्ड है, अनमार्क्ड है इतना, देखो दिया हुआ है। मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और 16,800 इज आपका ये हो गया फर्म लायबिलिटी। तो और एक पार्ट जो बच जाता है, दैट इज़ 23,800, दैट इज़ नेट लायबिलिटी, दैट इज़ 23,800। ये हम लिख के रख सकते हैं एडिशनल। तो ये चारों को दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐड कीजिएगा तो देखिएगा 80,000 आएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करने से 80,000 है। 80,000 में 40,000 स्ट्रेट अवे मार्केट में बेचा, उसमें 22,000 मार्क्ड, 18,000 अनमार्क्ड। फर्म लायबिलिटी के तौर पे 16,800 विच इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस 40,000 इज बीन गिवन इन द सम। तो दिस प्लस दिस इज बीन सोल्ड आउट ऑलरेडी, जिसका पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है, और बाद बाकी जो रह जाएगा 23,800 इज विल बी नेट लायबिलिटी विच विल बी एडजस्टेड विद द कमीशन पेएबल एंड ऑल दिस थिंग। दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हम ये सब में आप लोग को वो पार्ट नहीं दिखाएंगे कि पैसा का लेन देन, बिकॉज ये जो अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल का जो स्टेटमेंट होता है, इट्स बीन सेम, चाहे वो बेनिफिट गिवन हो चाहे वो बेनिफिट गिवन नहीं हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एज वेल एज देयर विल बी नो चेंज इन द जर्नल एंट्रीज।
इसीलिए मैंने ये सम नंबर 11 में आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट पार्ट, दैट स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल by the company, because that part will remain the same as I have shown in the last video, in the last sum, and definitely हमने journal entry भी दिखाया था, तो that part will also remain the same. journal entry में भी कोई variety नहीं आएगा, चाहे benefit दे या चाहे बेनिफिट नहीं दिया हो, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जर्नल एंट्री में, एज वेल एज दैट स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट पेएबल में. सो नाउ लेट मी मूव ऑन टू द सम. अब हम लोग देख लिया, सम को याद कर लिया मोटा मोटी, तो अब हम लोग देख सकते हैं लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन अलग अलग दिया हुआ है, 8,000, 10,000, 4,000. लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन मैंने अभी अभी निकाला था, 18,000 था इन जीएल रेशियो में, मतलब 12:5:3 में 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका. उसके बाद जो खेल होता है, हम लोग क्या देखा था, इन केस ऑफ बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन, हम लोग क्या देखा था, अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ फर्म लायबिलिटी को ऐड करते हुए उसको जीएल रेशियो में बांटते हुए हम क्या करेंगे, इसी क्लास में और एक सम दिखाएंगे जिसमें बेनिफिट विल नॉट बी गिवन, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. दोनों सम को एक साथ देखोगे, एक ही वीडियो में दोनों केसेस को एक साथ देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा. हम लोग क्या देखा था, व्हेन बेनिफिट इज नॉट बीन गिवन, इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग दैट कि फर्म लायबिलिटी को हम लोग अनमार्क्ड में इंक्लूड करते थे. वी आर इंक्लूडिंग द फर्म लायबिलिटी with the unmarked application, and that the entire thing will be allocated in the gross liability ratio. but ऐसे जहाँ पर बेनिफिट गिवन है उसमें देखो अनमार्क को अलग से मैंने ट्रीट किया, अनमार्क कितना था 18,000, उसको अलग से ट्रीट किया, और साथ ही साथ फर्म लायबिलिटी को भी अलग से ट्रीट कर दिया. फर्म लायबिलिटी का कोई एलोकेशन का जरूरत नहीं है, जो एलोकेशन दिया हुआ है उसी एलोकेशन में मैंने लेस कर दिया. सो यही है चेंजेस, दिस इज वेयर द चेंजेस ऑकर्स, कि ये केस में ऐसे हम लोग क्या किया, फर्म लायबिलिटी को अलग से ट्रीट किया क्योंकि बेनिफिट गिवन है, और जब बेनिफिट नहीं दिया रहता है इस फर्म लायबिलिटी को हम लोग अनमार्क की तरह ट्रीट करते हैं, अनमार्क में इंक्लूड करके उसको ग्रॉस लायबिलिटी में ये करते हैं, एलोकेट करते हैं. देखो इधर मैंने लिख के रखा है, टू बी ट्रीटेड सेपरेटली सिंस बेनिफिट ऑफ फर्म लायबिलिटी गिवन टू द अंडरराइटर. तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बेनिफिट दिया जाएगा तो फर्म लायबिलिटी को ऐसे ट्रीट करना है. एंड देयर आफ्टर देखो ऐसे ही आएगा, जिसमें नेगेटिव आने से हम लोग को मालूम है, नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में डाल देते हैं एडजस्ट करके, तो अल्टीमेटली देखो दिस प्लस दिस करो आएगा 23,200 विच विल बी द नेट लायबिलिटी, एंड देयर आफ्टर उसके साथ फर्म लायबिलिटी को ऐड करने से आ जाएगा टोटल लायबिलिटी. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द सम व्हेन द बेनिफिट इज बीन गिवन टू द underwriter for firm liability. Just watch this part need to be given stress, because ये part में ही हम लोग का जितना भी टेक्निकल चेंजेस हुआ है, टेक्निकली चेंजेस हुआ है, मतलब कि in the last cases when benefit is not been given, there firm liability has been included in the unmarked application, and then it has been straightforward, it's been allocated in the gross liability ratio. तब हम लोग फर्म लायबिलिटी का अलग अलग ट्रीट नहीं किया था, फर्म लायबिलिटी को अनमार्क में ऐड करके उसको जीएल रेशियो में बांट दिया था. बट जब बेनिफिट गिवन है तब अनमार्क को एज इट इज ट्रीट करेंगे इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. अनमार्क में हम लोग फर्म लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, और फर्म लायबिलिटी को अलग से जिस बेसिस पे एलोकेट किया गया है उसी बेसिस पे हम लोग उसको लेस कर देंगे. करने से आएगा आपका ये फिगर. इसमें एक नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर नहीं आ सकते तो उसको डाल दिया हम लोग पॉजिटिव फिगर में. तो अल्टीमेटली देखो जो भी पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा नेट लायबिलिटी का फिगर, जो हम लोग मेंटली कैलकुलेट किया था या कॉपी में लिख के किया था, जो मैंने दिखाया था तुम लोगों को. उसके बाद एज यूजुअल फर्म लायबिलिटी ऐड करने से ही आ जाएगा टोटल लायबिलिटी. सो जस्ट वॉच द सम द वे आई हैव डन, द वे आई हैव सॉल्व्ड. सो ये गया दैट पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ द फर्म लायबिलिटी इज बीन गिवन टू द अंडरराइटर. सो हम लोग आज का क्लास में और एक सम करेंगे जिसमें बेनिफिट नॉट गिवन है. ऑलरेडी आई नो दैट कि आई हैव डिस्कस दैट पार्ट इन द लास्ट वीडियो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट आई एम शोइंग दैट पार्ट एज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि तुम लोग एक ही वीडियो में दोनों को अलग अलग विचार कर सकोगे कि हाँ दोनों में ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और वो क्या होता है और क्यों होता है. ये दोनों विचार करने के लिए एक ही वीडियो में दोनों टाइप ऑफ सम्स अगर दे देंगे तो आप लोगों के लिए सुविधा होगा कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कि दोनों केसेस अलग अलग है और कहाँ पर ये एक्चुअली अलग मतलब ट्रीट किया जाता है, कौन सा पोजीशन में, कौन सा जगह पे अलग ट्रीट किया जाता है. वॉच दिस पोजीशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म लायबिलिटी को अलग अलग किया, और यही पोजीशन में चेंजेस होगा जब देखेंगे हम लोग बेनिफिट इज नॉट बीन गिवन टू द फर्म टू द अंडरराइटर फॉर देयर फर्म लायबिलिटी. So this is the part when benefit is been given to the underwriters.
Well, now next sum number 9 from my material, page number 30. पेज नंबर 30 में सम नंबर 9 जिसमें दिया हुआ है एस्टिमेटेड इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ 100 each, rupees 50 per share being payable on along with applications and balance on allotment. And now I'm not going to show you the journal entry part and the amount receivable and payable part because we have already discussed that part. It's a mere time wastage in that case, because I have already discussed that part, journal entry as well as amount receivable payable. It will remain the same. Again and again I'm telling you with the cases, ये जो फॉर्म लाइबिलिटी का केसेस जो है बेनिफिट गिवन बेनिफिट नॉट गिवन, इसके चलते वो अमाउंट रिसीवेबल पेएबल या जर्नल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा. इट विल रिमेन द सेम. सो इन दिस सम व्हाट हैज हैपेंड, 1,50,000 का अंडरराइट किया गया था जिसमें से 1,40,000 का एप्लीकेशन कंपनी को मिल चुका है. इस 1,40,000 में क्या क्या देखते हैं. मार्क्ड एप्लीकेशन है इतना 34 plus 46, 30, 40, 70, 80, 1,20,000. It's the marked application. 13,000 is the firm liability. तो ये हो गया आपका 1,20,000 plus 13,000, 1,33,000 अलग से दिया हुआ है, इसीलिए अलग अलग ऐड किया. और प्लस 7,000 इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन. तो 1,20,000 plus 13 is 1,33,000 plus 7 that comes to 1,40,000. तो यही है 1,40,000 का क्लासिफिकेशन. इसमें देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. सम देख के आपको पता चल जाएगा कि 1,40,000 जो मार्केट में बिका उसका क्या क्लासिफिकेशन है. 13,000 इज फॉर्म लाइबिलिटी, फॉर्म एप्लीकेशन जिसका कंपनी के पास पैसा आ चुका है. मार्क्ड एप्लीकेशन का भी पैसा कंपनी के पास आ चुका है. दैट कम्स टू 1,20,000 और रिमेनिंग 7,000 विच इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन. तो 13,000 प्लस 1,20,000 प्लस 7,000 ऐड करने से ही आपका 1,40,000 का हिसाब मिल जाएगा. एंड देयर आफ्टर 1,50,000 में से अगर 1,40,000 बेच दिया गया है तो फिर बाकी 10,000 जो होगा वो होगा नेट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. नेट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. इधर कोई रेशियो दिया हुआ नहीं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो. तो इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड इक्वल रेशियो कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है ग्रॉस लाइबिलिटी का, और ग्रॉस लाइबिलिटी का बोला भी नहीं गया कि ABC कितना कितना करके अंडर रेट किया है, तो इन दैट केस इट विल बी इक्वली इफ नथिंग इज बीन गिवन. सो एवरी एस्पेक्ट्स आई एम डिस्कसिंग इन दिस सम. इट इज़ नॉट बीन गिवन कि कितना कितना शेयर अंडर रेट किया ABC ने. तो इन दिस सम्स टोटल दिया हुआ 1,50,000. तो हम लोग क्या करेंगे, किस बेसिस पे हम लोग एलोकेट करेंगे ABC को. नथिंग इज बीन गिवन, इट विल बी एलोकेटेड इक्वली. तो 50,000 विल बी द अंडर रिटन शेयर्स बाय ABC. तो चलो अब देखते हैं सम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा. दिस इज अ केस वेयर बेनिफिट इज नॉट बीन गिवन. देखो दिया हुआ है क्रेडिट फॉर A and C इक्वली. इट वॉज एग्रीड दैट अनमार्क्ड एप्लीकेशन दिस बट अंडर राइटिंग कुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द फॉर्म अंडर राइटिंग. साफ साफ सम में बोल दिया गया है कि बेनिफिट इज नॉट बीन गिवन, बेनिफिट ऑफ फॉर्म लाइबिलिटी इज नॉट बीन गिवन टू द अंडर राइटर. तो दैट मीन्स ये सम विल बी somehow different than the last sum which we have solved right now. Sum number 11 के जैसा नहीं होगा, क्योंकि 11 में there was a benefit given to the firm liability, firm underwriter for firm liability, but in this sum benefit is not been given. So हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. बट बिफोर दैट ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि 13,000 इज फॉर्म लाइबिलिटी, 1,20,000 is marked application, 1,33,000 and 7,000 is unmarked application. कुल मिला के 1,40,000 which is been sold in the market by the underwriter. तो अंडरराइटर ने अंडररिटन किया 1,50,000 शेयर. तो बाद बाकी 10,000 शेयर जो होगा वो नेट लाइबिलिटी होगा. नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन एंड हाउ टू सॉल्व दिस सम्स. Well, I told you computation of underwriter's liability, particulars ABC. This is the sum where benefit is not been the benefit is not been given in this sum. So gross liability मैंने अभी भी बताया था कि it's not been given allocated in allocated वाइज दिया हुआ नहीं है, तो equally allocate करना पड़ेगा ABC में 50. उसके बाद लेस मार्क्ड एप्लीकेशन इज बिन गिवन सेपरेटली 40,000, 46,000, 34,000. तो मैंने लेस कर दिया. उसके बाद देखिए फॉर्म एप्लीकेशन कितना है 13,000 और अनमार्क्ड एप्लीकेशन 7,000. हम लोग को मालूम है जब बेनिफिट नॉट गिवन तो इन दैट केस firm application will be included with the unmarked application and then it will be allocated in the gross liability ratio. That means over here it is equally. So I repeat once again, this is a case where the benefit is not been given to the underwriter for firm liability, where what we have to do, we have to include the firm applications with the unmarked application and then that will be allocated to the underwriters either in the gross liability ratio or if it is not been given it will be equally. So either 13,000 firm application है plus 7,000 unmarked application है, कुल मिला के 20,000 होता है unmarked application including firm liability. देखो मैंने लिख के दिया
एज बेनिफिट ऑफ फॉर्म लाइबिलिटी नॉट गिवन। आप लोग भी अगर ये पॉइंट सब में लिखोगे तो टीचर काटेगा नहीं, बल्कि एंजॉय, बिकॉज तब उनको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कि इधर ही देखते देखते सम को देखते देखते उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ तुमने क्यों ऐसे किया। उसको मतलब टीचर को लेटर ऑन कोई वर्किंग पार्ट में जाना नहीं पड़ेगा, उनको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि वाई यू हैव इंक्लूडेड फॉर्म लाइबिलिटी विद द अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो वो ईयर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म लाइबिलिटी एज द बेनिफिट, ब्रैकेट में लिखा मैंने, एज द बेनिफिट ऑफ फॉर्म लाइबिलिटी not given to underwriters, that will be apportioned in the GL ratio, that is equally in this sum it is equally. So equally मैंने 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करने से आपका ये आया, उसमें नेगेटिव आया, नेगेटिव को मैंने इधर उधर करके डाल दिया, वो भी इक्वली होगा क्योंकि इधर इक्वल रेशियो है तो इक्वली होगा, करने से अल्टीमेटली देखिए 2000 8000 प्लस 2000। आई होप एक बोलने का जरूरत नहीं है कि 10,000 आएगा, तो मैंने हम लोग इनिशियली कैलकुलेट किया था कि नेट लाइबिलिटी 10,000 होगा, और उसके बाद फॉर्म लाइबिलिटी को ऐड करते हुए आ गया आपका टोटल लाइबिलिटी। तो एक बार शुरू से सम को देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये दोनों सम आप लोग देखते रहिए, इस दोनों सम को देखते हुए आई होप कि इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद और कोई कंसेप्ट बचता नहीं इस चैप्टर में, तो हम लोग आराम से इसके बाद वाला चैप्टर में मूव कर सकेंगे। बट बिफोर दैट यू आर सपोज टू गो थ्रू ऑल दिस वीडियोज़, all the videos regarding these chapters, and then we can move easily to the another chapter. And अगर देखते हुए कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, कहीं पर भी आप लोग कॉल करो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर विल बी आई विल क्लियर आउट दोज प्रॉब्लम्स। या कुछ सम्स अगर प्रैक्टिस करना आप लोग मटेरियल से आप लोग आराम से कर सकते हैं, इन दैट केस यू नीड सॉल्यूशंस, सो आई कैन आस्क मी, आई कैन गिव यू द सॉल्यूशंस। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।